हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। तो ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एच सेकेंड ईयर में 12 बोर्ड के एग्जाम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक। सो ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जैसे कि हम लोग एडमिशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट के बारे में और डेथ के बारे में, उसके बाद लास्ट में आता है हम लोग का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जैसे हम लोग वर्ड को ले रहे हैं डिसोल्यूशन। ना ये डिसोल्यूशन का मतलब होता क्या है? सो दिस डिसोल्यूशन मीन्स, सो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व होने वाला है, खत्म होने वाला है। सो डिसॉल्व मतलब खत्म होना, एंड हो जाना, इसको हम लोग वाइंड अप बोलते हैं। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म means that the firm closes down its business and comes to an end. On the dissolution of firm, the assets of the firm are sold and liabilities are paid off, and out of the remaining amount that accounts of partners are be settled. So ये सर कीवर्ड है, जैसे कि क्लोज डाउन मैंने मार्क किया हुआ है, एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में है, एसेट को हम लोग सेल करते हैं। सो चलिए ब्रीफली हम लोग समझते हैं ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। जब बिजनेस हम लोग करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, कभी कभी समय ऐसे आता है जो हम लोग को बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ता है। बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है जो हम लोग को बिजनेस को क्लोज डाउन करना पड़ता है। सो आगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे क्या क्या सिचुएशन में हम लोग क्लोज डाउन करते हैं, क्या क्या मोड होते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, जब बिजनेस हम लोग क्लोज डाउन करते हैं, बिजनेस क्लोज डाउन के समय हम लोग को जितना हम लोग का एसेट होता है और जितना हम लोग का लाइबिलिटीज होता है, उसका सेटलमेंट करना होता है। मतलब हम लोग के पास जितना एसेट बचता है, हम लोग को एसेट को सेल करना होता है और लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करना होता है। अगर किसी पार्टनर से हम लोग लोन लिए होते हैं तो उसको लोन को भी पेड ऑफ करना जरूरी है। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन के मोड के बारे में। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कैसे हम लोग डिसॉल्व हो सकता है। ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना कैसे हम क्या क्या सिचुएशन में हम लोग डिसोल्यूशन हो सकता है, और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट सेक्शन 44 अगर हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 44 में, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट के तहत जो हम लोग का जो डिसोल्यूशन का मोड है वो डिस्कस किया गया हुआ है। सो चलिए समझते हैं हम लोग को डिसोल्यूशन ऑफ विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जैसे कि सेक्शन 40, ये सेक्शन 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग म्यूचुअल एग्रीमेंट बोलते हैं। ये जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू, जैसे कि हम लोग को मालूम है पार्टनरशिप बिजनेस एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से स्टार्ट होता है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग ये बोले तो म्यूचुअल, अगर कोई एक बिजनेस म्यूचुअल एग्रीमेंट से शुरू हो सकता है, वही बिजनेस म्यूचुअल एग्रीमेंट से खत्म भी हो सकता है। सो ये सेक्शन 40 में ये मेंशन है, अगर हर कोई पार्टनरशिप बिजनेस में जितने पार्टनर है, मानिए हम लोग 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर एग्री कर रहे हैं तो हम लोग को अभी बिजनेस को क्लोज डाउन करना चाहिए। उस केस में हम लोग को बिजनेस म्यूचुअली एग्रीमेंट करके क्लोज कर सकते हैं। सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है, जैसे कि म्यूचुअल एग्रीमेंट करके हम लोग अपने बिजनेस को क्लोज डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेक्शन 41 1932 के तहत जो कंपलसरी डिसोल्यूशन का भी ग्राउंड है। सो कंपलसरी डिसोल्यूशन में क्या आएगा, आपको कंपलसरी डिसोल्यूशन इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोला जाता है जिस सिचुएशन में हम लोग को डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा, जिस सिचुएशन में हम लोग का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन होना। सो डिसॉल्व होना ही होगा पार्टनरशिप फॉर्म को। तो सेक्शन 41 डील्स विद कंपलसरी डिसोल्यूशन। ये जो कंपलसरी डिसोल्यूशन है, इसको हम लोग सेक्शन 41 के तहत डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अभी आया हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। जैसे कि मानिए कोई भी अगर पार्टनरशिप बिजनेस कोई पर्टिकुलर पर्पज में और पर्टिकुलर इवेंट ओरिएंटेड में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे माने कोई एक पर्पजफुल और पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर वो पर्टिकुलर पर्पज हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपना बिजनेस फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज डाउन कर सकते हैं। सो ये हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट में भी एक पॉइंट है जिसके तहत हम लोग अपना पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज डाउन कर सकते हैं। जैसे कि बाय नोटिस सर्व करके। नोटिस सर्व करने का मतलब हो गया कोई एक पार्टनर को, जैसे कि हम लोग
क्या कर सकते हैं कि सबको इन्फॉर्म करके, सपोज सबको इन्फॉर्म करके, सब पार्टनर को इन्फॉर्म करके कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकता है। तो सेक्शन 43 के तहत बाय नोटिस, मतलब नोटिस सर्व करके हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है जिससे हम लोग विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट इंटरवेन किए हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। अभी जानते चलिए, ये कुछ पॉइंट है जिसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होता है और कुछ कुछ पॉइंट में कोर्ट इंटरवेन करता है, और कोर्ट इंटरवेंशन से हम लोग को क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। जैसे कि मानिए सेक्शन 44 के तहत डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विद बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इसमें हम लोग अनसाउंड माइंड के बारे में, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड मतलब होता है जिसका कोई कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई आदमी प्रॉपर्ली डिसीजन नहीं ले पा रहा है, या दैट पर्सन इज नॉट एबल टू टेक डिसीजन, किसी को अपना खुद का डिसीजन खुद प्रॉपर्ली विद अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहा है, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट के इंटरवेंशन के थ्रू उस पर्सन को अनसाउंड माइंड अगर डिक्लेयर हो जाता है, तब वो पार्टनरशिप फॉर्म को हम लोग को क्लोज डाउन करना होता है। अगर कोई पार्टनर ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता है, कम अपना जो ड्यूटीज वगैरह होता है वो ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाए, उस केस में भी हम लोग को कोर्ट के इंटरवेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज डाउन कर सकते हैं। सो अगर कोई पार्टनर, पॉइंट नंबर 3 में ये मेंशन है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, इसका मतलब हो गया अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करते पाया गया, मिसकंडक्ट के दोषी पाया गया, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट पाया गया, जो प्रॉपर बिहेवियर होता है या प्रॉपर एथिक्स होता है वो फॉलो नहीं करता है, तब भी हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज डाउन कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर कोई ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसे कि हम लोग को मालूम है हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, अगर कभी कोई पार्टनर्स उस एग्रीमेंट को ब्रेक करता है, उस ग्राउंड में भी विद द हेल्प ऑफ कोर्ट का इंटरवेंशन, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो आपको ब्रीफली ये चीज याद रखना है, किस किस पॉइंट में, किस किस सिचुएशन में हम लोग कैसे, हम लोग किस ग्राउंड में हम लोग डिसोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं आगे। जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग एक चीज यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दैट मीन्स अगर हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में आपको देख रहे हैं, दो पार्टनर के बीच ब्रेकअप होना या दो पार्टनर का मिसअंडरस्टैंड होना। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करता है। नॉर्मली अगर कोई पार्टनर्स खुद के बीच मिसअंडरस्टैंड होता है, सो इट्स नॉट नेसेसरी जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी होगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स तरीके से ऑल्टरनेटिवली बोलूं, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर कोई फर्म के बीच ब्रेक डाउन हुआ या फर्म डिसॉल्व हो जाता है, उस समय ऑटोमेटिकली जो पार्टनरशिप होता है वो भी डिसॉल्व हो जाता है फॉर्मली। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में अंतर होता है। जैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म डिसॉल्व होता है एंड साथ ही साथ पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है, इट इज नॉट नेसेसरी द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी आपका डिसॉल्व हो जाए। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है, जो हम लोग को याद रखना है जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं या अपना प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक वैलिड पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये जो अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, ये अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल क्या प्रैक्टिस करते हैं, जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं या जिस हम लोग का बिजनेस डिसॉल्व कंफर्म हो गया, हम लोग का बिजनेस अपना पार्टनरशिप हम खत्म होने वाला है, तो कुछ उसमें लीगल प्रोसीड्यूर होता है, कुछ हम लोग को फॉर्मेलिटीज करना होता है। जैसे कि मानिए प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। सो अकाउंट्स डिसोल्यूशन होने के बाद, मतलब जब हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं, कुछ हम लोग का प्रोसीड्यूर फॉलो करना होता है, कुछ अकाउंट सेटल करना होता है। जैसे कि मानिए हम लोग को एसेट को रियलाइज करना होता है। रियलाइजेशन का मतलब होता है एसेट को हम लोग एक रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग सेल आउट करते हैं, सोल्ड कर देते हैं, जिससे हम लोग को पैसा रियलाइज होता है, मनी रिकवर्ड होता है। और जब पैसा आता है, उस पैसे से हम लोग बहुत सारा पेमेंट करना होता है, जैसे कि रियलाइजेशन प्रोसीजर का खर्चा मानिए, लाइबिलिटी का खर्चा हो गया, अगर कोई पार्टनर से पैसा लिया, लोन लिया हुआ है,
उस लोन का पेमेंट करना है। तो बहुत सारा पेमेंट हम लोग को करना है और मेनली एक सोर्स है जो है हम लोग का एसेट रियलाइजेशन। सो एसेट रियलाइजेशन से हम लोग का पैसा आता है और बाकी जो पेमेंट होता है जैसे रियलाइजेशन का खर्चा मानिए, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा पैसा लेके आया था बिजनेस में जिसको हम लोग पार्टनर्स लोन बोलते हैं, लोन का पेमेंट करना है। उसके बाद अगर पैसा बच जाता है तो पार्टनर्स को जो मिलना होता है पार्टनरशिप फॉर्म से उसको भी पेमेंट करना होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अकाउंटिंग प्रोसीजर है, जिससे हम लोग अकाउंट जब प्रैक्टिकल पोर्शन बनाते हैं, सम वगैरह बनाते हैं, उसमें भी हम लोग 3 नॉर्मल स्टेट में बनाते हैं। एक बनता है हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर्स लोन है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनता है, और लास्ट में हम लोग का बनता है कैश अकाउंट, जिसमें हम लोग कितना पेमेंट पैसा आया, कितना पैसा पेमेंट किया, उसका हम लोग एक हिसाब दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये एक फॉर्मेट मैंने यहाँ में इंक्लूड किया हुआ, ये रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट है, पहले हम लोग जितना भी एसेट है उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं और जो लाइबिलिटीज है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ये रूल है हम लोग का। एसेट जो है और डेबिट जितना भी बुक वैल्यू में है, बुक वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस जो वैल्यू हम लोग को रिकॉर्डेड है उस वैल्यू में पहले ट्रांसफर करते हैं और लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में बुक वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हम लोग एसेट को रियलाइज करते हैं क्रेडिट साइड में, जो पैसा आता है वो क्रेडिट साइड में आता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग का एसेट को हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर और लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर। उसके बाद एसेट को हम लोग रियलाइज करने से क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट, और लाइबिलिटी को पेमेंट करने से डेबिट साइड में आएगा टू कैश और बैंक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। आफ्टर दैट अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हुआ या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेमेंट हुआ तो वो एज यूजुअल जो लाइबिलिटी पेमेंट डेबिट साइड में वो आता है, और रियलाइजेशन जो खर्चा होता है, जो रियलाइजेशन प्रोसीजर में जो एक्सपेंसेस वगैरह है उसका भी जो खर्चा है वो डेबिट साइड में आता है। मानिए कोई लाइबिलिटी पेमेंट नहीं होकर कोई पार्टनर्स उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया पेमेंट करने का, तो भी वो डेबिट साइड में आएगा। सिमिलरली अगर कोई एसेट सेल ना होके कोई पार्टनर्स लेके चला गया तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर्स का नाम, अगर कोई राम है तो राम्स कैपिटल अकाउंट, कोई अनिल है तो अनिल्स कैपिटल अकाउंट बाय अनिल्स कैपिटल अकाउंट बोल के आएगा, और ब्रैकेट में हम लोग को लिखना है एसेट दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ द एसेट टेकन ओवर बाय दैट पर्टिकुलर पार्टनर। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बड़ा हो रहा है तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड में हम लोग बैलेंस करेंगे टू प्रॉफिट बोल के, उसके बाद पार्टनर्स के बीच में अमाउंट है शेयर करेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ गया तो हम लोग उसको लॉस क्रेडिट साइड में बैलेंस करेंगे और ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ब्रीफली एक स्टेटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में है, इसका हम लोग को कम से कम याद रखना है रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। जैसे हम लोग को पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट रीवैल्यू करना मतलब कभी कभी टाइम टू टाइम, अभी हम लोग डिफरेंट सिचुएशन में क्या करते हैं, हम लोग का एसेट एंड लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करना पड़ता है। जैसे कि मानिए आपका पार्टनर से नया एडमिशन हो रहा है, मतलब एडमिशन का टॉपिक में, रिटायरमेंट का टॉपिक में या डेट का टॉपिक में, तो इन सारा चीजों में हम लोग का रीवैल्यू करना होता है एसेट एंड लायबिलिटीज का, सो डेट हम लोग गुडविल हो सके। ये जो गुडविल होता है एक गुडविल को सेटलमेंट कर पाते हैं। सो एडमिशन के टाइम में भी जो पुराना पार्टनर है वो लोग कितना पहले से कितना गुडविल है उसको शेयर करते हैं एग्जिस्टिंग रेशियो में। सो ये सारा सिचुएशन है जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट तब बनता है जब हम लोग का कोई एक पार्टनरशिप बिजनेस जो खत्म होने वाला होता है उसका एंड हो जाता है। एंड पॉइंट में जैसे हम लोग बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें रीवैल्यू नहीं होता है, उसमें होता है रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये एंड होता है रियलाइजेशन में, जितना भी एसेट्स है उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और लायबिलिटीज भी है उसको भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जितना भी एसेट है बुक वैल्यू में उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सेल करते हैं। सिमिलरली लायबिलिटी को भी हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू में ट्रांसफर करते हैं और उसको पेड ऑफ करते हैं। पेड ऑफ मतलब उसको पेमेंट करते हैं एज पर द एडजस्टमेंट, अगर कुछ दिया होगा तो उस हिसाब से हम लोग पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट चलिए लास्ट स्लाइड हम लोग का है पार्टनर्स लोन के बारे में। पार्टनर्स लोन एक बहुत एक इंपॉर्टेंट आइटम है हम लोग का पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में। जैसे कि मानिए पार्टनर
जो जो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स लोग कैपिटल तो लेके आते हैं, लेकिन कभी कभी कैपिटल के साथ कभी कभी अगर रिक्वायरमेंट हो तो पार्टनर्स कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेके आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एडवांसेस टू फार्म और लोन, पार्टनर्स लोन बोल के। तो इसको हम लोग बिजनेस के पार्टनरशिप फार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए लोन ट्रीट करते हैं, और पार्टनर्स एज ए एडवांस कुछ एक्स्ट्रा पैसा अलोंग विद द कैपिटल लेके आते हैं, और वो जो पैसा होता है इसको हम लोग बिजनेस फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स लोन ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटी होता है जिसको पार्टनर्स को रिटर्न करना होता है बिफोर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, थर्ड पार्टी हम लोग मानते हैं, क्योंकि पार्टनर्स लोन हम लोग का एज ए लाइबिलिटी क्रिएट होता है। सो ये जो लोन होता है इसको हम लोग पहले पेमेंट होता है करना पड़ता है बिफोर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। जैसे हम लोग को पता है पार्टनर्स डिसोल्यूशन में 3 मेन स्टेटमेंट बनता है, कंपलसरी है, जैसे कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम लोग का लोन के बारे में है, पार्टनर्स लोन लेके आया है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना भी कंपलसरी है सेपरेटली बिफोर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिचुएशन के लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, जैसे कि पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, क्योंकि ये पेमेंट है। अगर जब हम लोग पेमेंट कर देते हैं पार्टनर्स लोन को तो कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है और जो लाइबिलिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी रिड्यूस होता है और कैश और बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है। सो उसके तहत ये पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू कैश और बैंक अकाउंट। सो ये हम लोग के आज डिसोल्यूशन के बारे में टॉपिक था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जब फ्रेंड को शेयर कीजिए अच्छा लगे। होप आप लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।